नमस्कार दोस्तों। तारांजलि के इस पेज पर मैं सुभाष तरान अपनी कविताओं को लेकर आया हूँ। मैं तारांजलि की अध्यक्षा शैलजा सिंह और उनके सभी पदाधिकारियों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया और मुझे कविता पढ़ने का अपने पेज पर अवसर दिया। मेरी कविताओं को जो मेरे लिए कविताएं हैं वो मेरे अनुभवों के दस्तावेज़ है। मैंने कल्पनाओं पे कम कविताएं नहीं, कभी बिल्कुल भी नहीं कल्पनाओं पे कविताएं लिखी है। जो देखा है, जो महसूस किया है, जो भोगा है, भुगता है, उसी को मैंने अपनी कविताओं का माध्यम बनाना चाहा। तो इन कविताओं में जो मैं पहली कविता आप लोगों को सुनाऊंगा वो है पलायन पर है। ये मेरी कविता जो क्योंकि पलायन एक, मैं खुद इससे गुजरा हूँ, मैं खुद अपना घर छोड़ के बाहर निकला हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ये पूरी दुनिया है जो पलायन से त्रस्त है, जो किसी ना किसी कारण से किसी ना किसी वजह से पलायन करते रहती है। उसी पर मेरी ये कविता है। जो युवाओं के, जो ग्रामीण युवाओं का शहर का जो आकर्षण है उसको लेकर ये कविता है। इस कविता का शीर्षक है युवा गांव नहीं शहर होना चाहता है। युवा गांव नहीं शहर होना चाहता है। आधुनिक तंत्र शहर में ही कमाता है, खाता है। गांव की ओर तो वो बस संसाधन के लिए ही जा पाता है। तभी तो एक युवा भी गांव नहीं शहर होना चाहता है। यह बात जानते हैं सभी, शहर एक आदर्श स्थिति है व्यवस्था की, जबकि गांव उगाता है, शहर खाता है। गांव की अपनी एक हद है, शहर अपने आप में एक जद है। जो इसकी जद में एक बार आ जाता है बमुश्किल ही बाहर निकल पाता है। फिर भी पता नहीं क्यों एक युवा गांव नहीं शहर होना चाहता है। गांव पारिस्थितिकी का कारखाना है, शहर का मतलब खपना है, खपाना है। जंगल के जंगल हाँप जाते हैं शहर की जहरीली हवा से। जंगल के जंगल हाँप जाते हैं शहर की जहरीली हवा से। शहर का ये उत्सर्जन हो जाता है कहर उस गांव के लिए जो अक्सर विस्थापित होता है और फिर मानव निर्मित न्याय व्यवस्था से शापित होता है। ऐसी परिस्थिति में भी वो चैन से सोना चाहता है, युवा जो गांव नहीं शहर होना चाहता है। शहर से गुजरती नदियाँ जो नालों से आबाद रहती है, शहर से गुजरती नदियाँ जो नालों से आबाद रहती है, धोती है शहर के रिश्ते मवाद को, धोती है शहर के रिश्ते मवाद को, धोती है उसकी गंध को, उसकी गाद को। गांव सृजन की प्रक्रिया को दोहराता है, वहाँ जो खत्म होता है फिर उगाता है। गांव सृजन की प्रक्रिया को दोहराता है, वहाँ जो खत्म होता है वो फिर उगाता है। शहर की नियति चीखना चिल्लाना है, शहर की नियति चीखना चिल्लाना है। उसे तो एक दिन दौड़ते दौड़ते खत्म हो जाना है। फिर भी पता नहीं क्यों एक युवा गांव नहीं शहर होना चाहता है। गांव में एक साथ बहुत सी संस्कृतियां बेलाग रहती है, लेकिन शहर में संवेदनहीनता और सांप्रदायिकता की आग रहती है। गांव सद्भाव का सामान है, शहर कसाई की दुकान है, जहां बोटी बोटी होते हैं अधिकार और फिर सस्ते हैं खुले बाजार। यहाँ सब कुछ सुलभ है उचित दामों पर, यहाँ सब कुछ सुलभ है उचित दामों पर। यहाँ पेट से लेकर अहम तक को पोसने का सामान मिल जाता है। शायद इसीलिए भी एक युवा गांव नहीं शहर होना चाहता है। शहर में रसूख और रुपया कुछ भी खरीद सकता है, शहर में रसूख और रुपया कुछ भी खरीद सकता है और कुछ भी बेच सकती है लाचारी और बेकारी। शहर बनता है, बिगड़ता है, शहर बजबजाता है, सड़ता है, बावजूद इसके भी शहर माला माल है। एक गांव है जो कंगाल है, बेहाल है। शहर एक व्यापार है, जबकि गांव में व्यवहार है। क्योंकि व्यापार व्यवहार नहीं होना चाहता है, इसीलिए शायद एक युवा
गांव नहीं शहर होना चाहता है। अगली कविता है दोस्तों, मेरा पर्वतारोहण भी शौक़ है, मुझे ट्रैकिंग, मुझे पहाड़ बहुत आकर्षित करते हैं। मुझे पहाड़ से अच्छा मुझे कुछ भी नहीं लगता है। तो इसी दौरान जैसा मैंने कहा था कि मैं जो कविताएं लिखता हूँ वो मेरे अनुभवों के, जो मैंने देखा है, झेला है, भुगता है, उसी के ये दस्तावेज है। तो मेरे लिए मेरी कविताएं एक पर्वतारोहण में एक है कि जब आप किसी जगह को, किसी नई जगह जाते हो तो आप वहाँ का नक्शा बनाते हो ताकि आगे कोई जाए तो वो उस नक्शे का इस्तेमाल करके उसका सफ़र आसान हो जाए। तो मैं अपनी कविताओं को उसी तरह के दस्तावेज, उसी तरह के नक्शे समझता हूँ। तो ऐसी ही कविता है भूख के दायरे। लगभग 2 मील पैदल चलने के बाद जंगल और मानव की सरहद के प्रतीक एक झोंपड़े नुमा घर में, जहाँ बिजली का बल्ब आज़ाद भारत की इकलौती उपलब्धि था, रात गुजारी गई। रात के शुरुआती दौर में जहाँ एक और भरा पूरा चांद आसमान में बादलों से अटकेलियाँ करने में व्यस्त था, वहीं आसपास के सियार अपना पारंपरिक रुंदन करंदन जारी रखे हुए थे। देर रात प्रकृति को मानकर कुछ खाना, प्रकृति को साक्षी मानकर प्यास और भूख की मांग पर पीना खाना किया गया। सोने के लिए लकड़ी के फर्श और बकरी के बालों के बने बिछोने पर लेटते ही देखता हूँ कि बल्ब के चारों तरफ कीट पतंगे उधम मचाए हुए हैं। बल्ब से थोड़ी ही दूरी पर कुछ छिपकलियाँ, जिन्हें अगर चाहे तो गिना जा सकता था, दम साधे कीट पतंगों के ऊपर घात लगाए बैठी थी। कुछ आगे जहाँ धुंधलका अपने चरम पर था, उधर कमरे की दीवारों पर कुछ बिच्छू हिमालय के योगियों की तरह ध्यानमग्न नजर आ रहे थे। कमरे के चारों कोनों पर मकड़ियाँ अपने जालों समेत कुछ इस तरह से मुस्तैद थी मानो वहाँ कोई पुलिस का नाका लगा हुआ हो। चूहों के द्वारा किया जा रहा हुड़दंग नज़र तो नहीं आया, चूहों के द्वारा किया जा रहा हुड़दंग नज़र तो नहीं आया, किंतु सुनाई साफ साफ दे रहा था। मैं अपने शरीर पर रेंगते हुए चींटों के द्वारा की जा रही जांच पड़ताल को भली भांति महसूस कर रहा था। मैं अपने शरीर पर रेंगते हुए चींटों के द्वारा की जा रही जांच पड़ताल को भली भांति महसूस कर रहा था। बरसात के इन दिनों में इस बात का सहज अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ आसपास में सांप भी जरूर होंगे। यहाँ सबका ध्येय एक ही है, शिकार करना। यहाँ सबका ध्येय एक ही है, शिकार करना। मैं झोंपड़े के भीतर था, सो मुझे फिलहाल शिकार होने का कोई डर नहीं था। मैं बेफिक्र था। मुझे मालूम था इस कमरे के भीतर के शिकारी मतलब भर का आखेट करते हैं। मैं जानता था इनकी भूख के दायरे तय है, यह कोई कारपोरेट नहीं है। यदि ये जीव भी उन्नत और आधुनिक मनुष्यों की तरह निवेश में यकीन रखते तो निश्चित तौर पर मैं इन जीवों के लिए हिमालय के जंगलों और वहाँ से निकलती नदियों, फैलते शहर के इर्द गिर्द की ज़मीनों, नर्मदा के बेसिन, छोटा नागपुर एवं दक्कन के पठारों और अरावली, विंध्य तथा सतपुड़ा के पहाड़ों की तरह विनिवेश का एक बेहतरीन स्रोत हो सकता था। अगली कविता भी उसी से पहाड़ से ही रिलेटेड है, जुड़ी हुई है, पहाड़ से ही संबंधित है कि जब आप पहाड़ में कहीं जाते हो, बहुत सारे लोग हैं, तो आप एक गांव जो वहाँ रास्ते में मिलता है या आपके आसपास में कहीं जब इस तरह गांव आपको मिलता है तो उस गांव को लेकर आप लोग लिखते हैं। तो मैंने ये कविता लिखी है एक गांव को लेकर। एक टॉन्स नदी है, उसकी 2 ट्रिब्यूटरीज है, उसकी 2 सहायक है नदियां, जो एक रुपीन और एक शुपीन। तो रुपीन जो घाटी है, उस घाटी में एक गांव पड़ता है बिथरी। उस जगह को फतेह पर्वत कहा जाता है, उस इलाके को, उस जगह का नाम है बिथरी। तो उसकी जो वहाँ पर जो कविता है वही मैंने लिखी है, उस पर कविता लिखी है। तो आसमान का करीबी गांव बिथरी, आसमान का करीबी गांव बिथरी। बर्फ से लदी फतेह पर्वत की अंतिम धार की ओट में किसी अनुशासित सैन्य टुकड़ी की तरह घात लगाए बैठा नजर आता है बिथरी गांव। छापामार गुरिल्लाओं की टोली से इस गांव के घर भीमकाय, देवदार और बांज के वृक्षों की आड़ लिए
मोर्चा संभाले हुए है आसमान से उतरती सर्द मौसम की ठिठुरती ठंड के खिलाफ। सिपाही के शिरास्तरण सी है घर प्रत्येक पर फैली पटाल की ढलुआ छतें, और युद्ध रथ लड़ाके के बख्तरबंद सी नजर आती है देवदार के मजबूत शहतीरों और पत्थर की जुगलबंदी से बने घरों की दीवारें। हिमालय के इस उच्च भूभाग पर सर्दियों से सीधी टक्कर लेने वाले इस गांव के घरों को आप चाहे तो एक सैनिक भी कह सकते हैं। जीवित रहने के जरूरी संसाधनों से लैस किसी प्रशिक्षित योद्धा की तरह जीवित रहने के जरूरी संसाधनों से लैस किसी प्रशिक्षित योद्धा की तरह गांव का प्रत्येक घर रसद के रूप में रखे हुए हैं अपने एक ओर अनाज की निश्चित खेप से भरा एक कोठार, जबकि बांझ की सूखी लकड़ियों का जखीरा किसी आयुध भंडार सा दूसरी ओर सुरक्षित रखा गया है। जुझारू युवा सा आत्मबल है इन घरों की पहली दोनों मंजिलों के अंदर रखे हुए पशु, और इस आत्मबल को पोसती है पालतुओं के चारे चबेने और सूखी घास से लदी इन घरों की बारादरियाँ। गांव के घरों में बिना खिड़की के कमरे मालूम पड़ते हैं सरहद पर तैनात किसी टैंक के कैबिन। गांव के घरों में बिना खिड़की के कमरे मालूम पड़ते हैं सरहद पर तैनात किसी टैंक के केबिन, जहां तय होती है रणनीति गिरते पारे के विरुद्ध। खालिस काठ से गढ़े गए इन घरों के तीसरे मालों पर अहर्निश सुलग रहे चूल्हे जीवित चेतना है संघर्ष की। खालिस काठ के गढ़े गए इन घरों के तीसरे मालों पर अहर्निश सुलग रहे चूल्हे जीवित चेतना है संघर्ष की, जो पोसती है संवेदनशीलता को और ऊर्जा देती है जीवन को। ये सफ़र से रिलेटेड कविताएं, सफ़र से संबंधित कविताएं काफ़ी हो गई है। एक कविता है जो बच्चों के लिए लिखी है, अपने बच्चों के लिए लिखी थी, लेकिन अब ये सबके लिए होनी चाहिए। सबके बच्चे सबके एक जैसे होते हैं, तो मुझे लगता है कि ये कविता सभी बच्चों को अच्छी लगेगी, उनके अभिभावकों को भी अच्छी लगेगी। ये कविता का शीर्षक है हिदायत। प्यारे बच्चों, जब कभी कुछ लिखना तो उसमें आवाज़ ज़रूर लिखना। प्यारे बच्चों, जब कभी कुछ लिखना तो उसमें आवाज़ ज़रूर लिखना, जो निर्भीक सवाल करती हो तंत्र से, बना रहेगा तभी संसाधनों पर जीव प्रत्येक का हक। प्रेम और करुणा भी लिखना, प्रेम और करुणा भी लिखना, घृणा और संवेदनहीनता के खिलाफ। जिंदा रहेगी संवेदनशीलता और बना रहेगा सौहार्द। और जब कभी लोहा लिखो तो हथियारों के सापेक्ष औजार लिखना। जब कभी लोहा लिखो तो हथियारों के सापेक्ष औजार लिखना, कायम रह पाएगी सृजनता और बनी रहेगी ये दुनिया रहने लायक। आग भी लिखना चूल्हे और चिरागों की, ताकि चमक बरकरार रहे जीवन प्रत्येक की आंखों में। आग भी लिखना चूल्हे और चिरागों की, ताकि चमक बरकरार रहे जीव प्रत्येक की आंखों में, और उजाला रहे सूरज के बाद भी। लिखना सैलाब भी आगजनी के खिलाफ। लिखना सैलाब भी आगजनी के खिलाफ, तभी हदों में रहेंगे मानवता को जलाने वाले दावानल। हवा भी जरूर लिखना, हवा भी लिखना जरूरत भर, जिससे लगा रहे सांसों का आना जाना। अगर वो हो जाए बवंडर कभी, तो लिखना पत्थर के मजबूत इरादे उसके खिलाफ। भूख पेट की प्यास पानी की लिखना, भूख पेट की प्यास पानी की लिखना। विकृत नहीं होगी फिर भूख और प्यास की परिभाषा, और बनी रहेगी प्रतिरोधक क्षमता जीवन की। मेरे बच्चों, लिखते रहना हरियाली भी ज़मीन पर। मेरे बच्चों, लिखते रहना हरियाली भी ज़मीन पर, ताकि बना रहे आसमान का नीलापन। एक और कविता है, ये भी इसी तरह की कविता है, जो किताबों को लेकर के, क्योंकि पढ़ने लिखने का जब आप पढ़ने का जब लिखने का आप काम करते हैं तो आप पढ़ते भी है। तो उसी को लेकर एक कविता है किताबें, जिसका शीर्षक है किताबें। किताबें, मनुष्यता के इतिहास में किताबों का लिखा जाना आग और पहिए के बाद की एक और दुर्लभ घटना है। मनुष्य के इतिहास में किताबों का लिखा जाना आग और पहिए के बाद की एक और दुर्लभ घटना है। मनुष्य के वर्तमान ने जब भी अपने भविष्य के लिए अपने अतीत से गवाही चाही, किताबें निर्भीकता के साथ उनके सामने आकर खड़ी हो गई और बेहिचक होकर अपना बयान दर्ज करवा दिया। किताबों की इस हिमाकत के लिए उन्हें अनेकों बार नष्ट किया गया है।
किताबों की इस हिमाकत के लिए उन्हें अनेकों बार नष्ट किया गया, लेकिन वे खरपतवार की तरह दुनिया भर में फैलती गई। वह किताबें ही हैं जो मानव मस्तिष्क को मथ कर उसमें पुराने विचारों को चुनौती देने का दुस्साहस पैदा करवाती है। किताबें बहुत बार जवाबदेही की बात कर बैठती हैं। किताबें बहुत बार जवाबदेही की बात कर बैठती है और मनमानी के खिलाफ बवंडर उठा लेती है। किताबों के आगे बड़ी से बड़ी ताकत धरी की धरी रह जाती है। किताबों के आगे बड़ी से बड़ी ताकत भी धरी की धरी रह जाती है। शब्दों से भरी किताबें परमाणु हथियारों से लैस मिसाइलों का मुंह बंद करने की ताकत रखती है। हर रोज नजर आने वाली अपनी इस दुनिया की बुनियाद भी किताबों पर ही खड़ी है। हर रोज नजर आने वाली अपनी इस नई दुनिया की बुनियाद भी किताबों पर ही खड़ी है। किसी भेदभाव की स्थिति में कमजोर की ताकत और ताकतवर के डर का सबब बन जाती है किताबें। मनुष्यता के इतिहास में किताबों का लिखा जाना इसीलिए आग और पहिए के बाद की एक दुर्लभ। जीवन में प्रेम का होना बहुत ज़रूरी रहता है और बिना प्रेम के कुछ भी नहीं है। आप सारी दुनिया ऐसी है जैसे बिना पानी के, वैसे ही बिना प्रेम के भी दुनिया। अगर प्रेम नहीं रहेगा तो वही बात वही होगा जो बिना पानी के दुनिया का होना है। इसमें एक कविता है तुम। चैत बैसाख की नर्म धूप सा तुम्हारा पहला मिलन, चैत बैसाख की नर्म धूप सा तुम्हारा पहला मिलन अनजान रिश्ते को गरमाहट दे गया था। जेठ आषाढ़ सी तुम्हारी चाह व्याकुल कर गई थी रेगिस्तान में भटकते पथिक को, जैसे व्याकुल कर जाती है प्यास। करीब आओ और सावन भादो होकर बरस जाओ मुझ पर, बरसने के बाद महको सौंधी खुशबू सी, और जैसे महकती है मिट्टी भींजने के बाद। आगोश में रहो अलसाई सी, जैसे क्वार का अलसाया दिन, जैसे शीतल नर्म कार्तिक की चांद रात। आओ और सिमट जाओ मुझ में, आओ और सिमट जाओ मुझ में अगले 3 महीनों की तरह, ताकि मैं महसूस कर सकूं तुम्हारे स्पर्श में सर्द रातों में गिरते बर्फ के फाये जो मुझे सुप्त कर दें, ताकि मैं महसूस कर सकूं तुम्हारे स्पर्श में सर्द रातों के गिरते बर्फ के फाये जो सुप्त कर दे, और फिर फागुन की सुबह होकर उगाओ तुम मुझ में हमेशा के लिए बसंत के फूलों की तरह। अगली कविता है तुम्हारा होना। बहुत गहरे उतर जाती है तुम्हारी आवाज़, बहुत गहरे उतर जाती है तुम्हारी आवाज़, और ब्रह्मांड में विचरती ध्वनियों की तरह गूंजती रहती है स्मृतियों में। बहुत गहरे उतर जाती है तुम्हारी आवाज़ और ब्रह्मांड में विचरती प्रतिध्वनियों की तरह गूंजती रहती है स्मृतियों में। बारिश के बाद की भीगी मिट्टी को देखा है तुमने, बारिश के बाद की भीगी मिट्टी को देखा है तुमने। तुम्हारे होठों का गीला बोसा भी बिल्कुल वैसे ही तर कर जाता है ख्यालों को। पारदर्शी पदार्थ में ज्यों प्रकाश पुंज पार हो जाता है, तुम्हारी नज़र यूं पार हो जाती है मुझ में। तुम्हारा आगोश तुम्हारे पहले स्पर्श का ही विकसित रूप है शायद, तुम्हारा आगोश तुम्हारे पहले स्पर्श का ही विकसित रूप है शायद। पहाड़ से उतरती किसी नदी के जैसा, या फिर उस हवा के जैसा जो अपने स्पर्श से वनस्पतियों को सहलाकर आगे बढ़ जाती है। तुम्हारा आगोश तुम्हारे पहले स्पर्श का ही विकसित रूप है शायद, पहाड़ से उतरती किसी नदी के जैसा, या फिर उस हवा के जैसा जो अपने स्पर्श से वनस्पतियों को सहलाकर आगे बढ़ जाती है। आगे बढ़ जाने से बड़ी है हवा के लौट आने की उम्मीद, आगे बढ़ जाने से बड़ी है हवा के लौट आने की उम्मीद, और तुम्हारे साथ होने से बड़ी है तुम्हारे साथ होने की उम्मीद। ये और एक और छोटी सी कविता है उतरना। उतरना उतरना ऐसे जैसे आसमान से बादल उतरते हैं, उतरना ऐसे जैसे आसमान से बादल उतरते हैं और जैसे घाटी में नदियाँ उतरती हैं। उतरना
ऐसे जैसे आसमान से बादल उतरते हैं, जैसे घाटी में नदियाँ उतरती है, जैसे पहाड़ में पगडंडियाँ उतरती है, जैसे पानी में पत्थर उतरते हैं। उतरना ऐसे जैसे फेफड़ों में सांसें उतरती है। उतरना ऐसे जैसे फेफड़ों में सांसें उतरती है, दिल में उतरने के यही कुछ रास्ते बचे हुए हैं। अगली कविता है मिलना। किसी से मिलना तो ऐसे मिलना जैसे किसी से आखिरी बार मिलता है कोई। किसी से मिलना तो ऐसे मिलना जैसे किसी से आखिरी बार मिलता है कोई। किसी से जब भी मिलना तो दिल से मिलना। यदि सामने वाला मिले कभी दिमाग से तो लौटने से पहले ही उसे स्मृतियों से मिटा देना। किसी से मिलना तो दिल से मिलना। यदि सामने वाला मिले कभी दिमाग से तो लौटने से पहले ही उसे स्मृतियों से मिटा देना। लेकिन दिल से मिलने वाले से मिलकर जब भी लौटना लेकिन दिल से मिलने वाले से मिलकर जब भी लौटना तो 1000 बार मिलने की उम्मीद के साथ लौटना। कुछ तुकबंदियाँ जो गज़ल या जिसको आप शेर भी कह सकते हैं, जो मैं आपको सुनाऊंगा। उसमें एक है जिसका शीर्षक है 2 कौड़ी का आदमी। ज्यों ही गिरकर जरा संभलता 2 कौड़ी का आदमी। ज्यों ही गिरकर जरा संभलता 2 कौड़ी का आदमी, फिर कितना ऐंठ अकड़ कर चलता 2 कौड़ी का आदमी। ज्यों ही गिरकर जरा संभलता 2 कौड़ी का आदमी, फिर कितना ऐंठ अकड़ कर चलता 2 कौड़ी का आदमी। सूरज से टकराने की ताक में अक्सर रहता है। सूरज से टकराने की ताक में अक्सर रहता है। दीपक जैसा जलता बुझता 2 कौड़ी का आदमी। दीपक जैसा जलता बुझता 2 कौड़ी का आदमी। विज्ञापन के जोर पे देखो आम सा साबित होता है। विज्ञापन के जोर से देखो आम सा साबित होता है। कीकर और बबूल सा फलता 2 कौड़ी का आदमी। कीकर और बबूल सा फलता 2 कौड़ी का आदमी। ताकतवर से डरता है और अवसरवादी होता है। ताकतवर से डरता है और अवसरवादी होता है। गिरगिट जैसे रंग बदलता 2 कौड़ी का आदमी। गिरगिट जैसे रंग बदलता 2 कौड़ी का आदमी। इसका आखिरी शेर है कि अंतकाल के क्षितिज पे देखा असहाय और अवसादी। पूरी उम्र के बाद अंतकाल के क्षितिज पे देखा असहाय और अवसादी। शाम की धूप के जैसा ढलता 2 कौड़ी का आदमी। शाम की धूप के जैसा ढलता 2 कौड़ी का आदमी। एक कविता है, इसमें ये भी तुकबंदी है। देखो तो खोया पाकर देखो तो खुद को जाकर देखो तो। खोया पाकर देखो तो खुद को जाकर देखो तो। भीड़ के पीछे चलने वालों आगे आकर देखो तो। भीड़ के पीछे चलने वालों आगे आकर देखो तो। अक्ल बड़ी है रास्ते में। भीड़ के पीछे चलने वालों आगे आकर देखो तो। खोया पाकर देखो तो खुद को आकर देखो तो। भीड़ के पीछे चलने वालों आगे आकर देखो तो। अक्ल बड़ी है रास्ते में ठोकर खाकर देखो तो। अक्ल बड़ी है रास्ते में ठोकर खाकर देखो तो। बड़े बड़े हिल जाते हैं जोर लगाकर देखो तो। इनकलाब के गीतों को कभी तो गाकर देखो तो। और बहरे भी सुन लेते हैं 2 बात सुनाकर देखो तो। गम से बोझिल चेहरों पर आस जगाकर देखो तो। और आखिरी पंक्तियां हैं कि आग लगाना आसान है। आग लगाना आसान है, आग बुझाकर देखो तो। ये एक और है, ये भी तुकबंदी है। किस बात की शिकायतें किस बात का गिला। किस बात की शिकायतें किस बात का गिला। यहाँ आग के दरिया से गुजरता है काफिला। किस बात की शिकायतें किस बात का गिला। यहाँ आग के दरिया से गुजरता है काफिला। सब ठीक किया जाएगा ताकत के जोर पर। सब ठीक किया जाएगा ताकत के जोर पर। हर शख्स यही बात बताता हुआ मिला। हर शख्स यही बात बताता हुआ मिला। फिर से चलन में आ गए सजदे और पैबदे। ये सजदे और पैबदे कभी जब यहाँ पर
ये सल्तनत काल था, तो उस टाइम जो उनके अमीर उमरे होते थे वो अपने सुल्तानों के जो है वो सजदे और पैबदे, सजदा का मतलब झुकना और पैबदे का मतलब पैर चूमना, फिर से चलन में आ गए सजदे और पैबदे, पुरजोश चल पड़ा है इबादत का सिलसिला। कांटों की शिकायत पे फिर ये फैसला हुआ, कांटों की शिकायत पे फिर ये फैसला हुआ, वो शाख कलम हो जिस पे फूल है खिला, वो शाख कलम हो जिस पे फूल हो खिला। मैं कहता हूँ अपनी बात बहुत इत्मीनान से, मैं कहता हूँ अपनी बात बड़े इत्मीनान से, सुनते ही मेरी बात वो जाता है दिल मिला। किस बात की शिकायतें, किस बात का गिला, यहाँ आग के दरिया से गुजरता है काफिला। ये अपने ट्रैकिंग पर्वतारोहण के दौरान मैं पहली बार जब एक ऐसी जगह गया जहाँ बिल्कुल चारों तरफ बर्फ़ थी, एक घाटी थी, ऊपर आसमान था, कहीं चट्टानों और बर्फ़ के अलावा और कुछ नहीं था। तो रात में जो रात को मैंने ये कुछ लाइनें लिखी, तो मुझे लगा कि आप लोगों को इसे सुनानी चाहिए। थी चांद की सरगोशियाँ सितारों की जुबान पर, थी चांद की सरगोशियाँ सितारों की जुबान पर, चहल पहल मची बड़ी हुई थी आज आसमान पर। बहुत सा वो इतना सुंदर आसमान दिखाई देता है जब आप जितनी ऊंचाई में जाते हो, तो उसी को लेकर था ये कि थी चांद की सरगोशियाँ सितारों की जुबान पर, चहल पहल बड़ी हुई थी आज आसमान पर। बादलों ने खोल दी थी क्षितिज पर से खिड़कियाँ, बादलों ने खोल दी थी क्षितिज पर से खिड़कियाँ, चांदनी को मिल रही थी मीठी मीठी झिड़कियाँ। अंधेरों की ये चादरें पहाड़ पर पड़ी हुई, अंधेरों की ये चादरें थी पहाड़ पर पड़ी हुई, लड़खड़ाती रोशनी भी सामने खड़ी हुई थी, लड़खड़ाती रोशनी भी सामने खड़ी हुई। कहीं कहीं निकल पड़े थे जंगलों के सिलसिले, जब घाटी से नीचे को जो जहाँ पर था वहाँ कहीं कहीं निकल पड़े थे जंगलों के सिलसिले, भटकते फिर रहे थे बर्फ बारिशों के काफिले। धरा के इर्द गिर्द में, धरा के इर्द गिर्द में बर्फ का बस राज था, धरा के इर्द गिर्द में बर्फ का बस राज था। फिजाएं सर्द सर्द थी, खुशनुमा मिजाज था, हिमालय को लांघती पखेरुओं की टोलियाँ। ये अगले दिन जब वहाँ पर बहुत सारी चिड़ियाँ हैं जो उस पहाड़ को पार कर रही थी, उस चोटी को पार कर रही थी, तो हिमालय को लांघती पखेरुओं की टोलियाँ, हो रही विदा हो जैसे दुल्हनों की डोलियाँ। और इस सृष्टि के लिए भी हम, आखिरी है ये कि इस सृष्टि के लिए भी हम, इस सृष्टि के लिए भी हम दवा करें दुआ करें, इस सृष्टि के लिए भी हम दवा करें दुआ करें, वो खुशफहम कोई जो इन हवाओं का। ये एक बार कश्मीर में था मैं उस दौरान, तो वहाँ पर कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसने बहुत व्यथित किया, तो उसी को लेकर पाँच लाइनें लिखी है कि चलिए करिए गर्व आप भी मजहब के होने का। वहाँ पर लोग झंडा वंडा लेके खूब नारे लगा रहे थे, तो उसी को लेकर कि चलिए करिए गर्व आप भी मजहब के होने का, कितने ही घर आंगन बनता मसला ये रोने का। चलिए करिए गर्व आप भी मजहब के होने का, कितने ही घर आंगन बनता मसला ये रोने का। गला रेत कर इंसानों का लहराओ परचम इसका, गला रेत कर इंसानों का लहराओ परचम इसका, तभी तो मतलब निकलेगा कुछ पाने और खोने का। भूख को रोटी तन को कपड़ा ये कोई जिहाद हुई, भूख को रोटी तन को कपड़ा ये कोई जिहाद हुई। बड़ी बात है मंदिर में जब कलश चढ़े सोने का, और दुनिया भर में जिसकी खातिर मासूमों का खून बहे, दुनिया भर में जिसकी खातिर मासूमों का खून बहे, वही है जरिया क्या आपके भी पातक धोने का, वही है जरिया क्या आपके भी पातक धोने का। और कितना कुछ है करने को कुदरत के पहलू में, कितना कुछ है करने को कुदरत के पहलू में,
क्या हासिल इस बेमतलब की निष्ठा को ढूंढने का, क्या हासिल इस बेमतलब की निष्ठा को ढूंढने का। वहीं की एक दूसरी एक वहीं पर ये भी वहीं लिखी थी कश्मीर में कि दिखी नहीं बहुत दिनों से मुस्कुराती ज़िंदगी सॉरी दिखी नहीं बहुत दिनों से मुस्कुराती ज़िंदगी, है साए में बारूद के थरथराती ज़िंदगी। दिखी नहीं बहुत दिनों से मुस्कुराती ज़िंदगी, है साए में बारूद के थरथराती ज़िंदगी। गए दिनों की बात है वो खुश फहम जवानियाँ, गए दिनों की बात है वो खुश फहम जवानियाँ, आज बेकदर पड़ी है भाव खाती ज़िंदगी। बुलंदियों को छू रही मज़हब परस्त हसरतें, बुलंदियों को छू रही मज़हब परस्त हसरतें, तबाही की कगार पर है हंसती गाती ज़िंदगी। और रहनुमा की चाह है कि सर झुके रहे यूं ही, रहनुमा की चाह है कि सर झुके रहे यूं ही, उसे पसंद ही नहीं सर उठाती ज़िंदगी। और असलहे के दम पे है अमन की सारी कोशिशें, असलहे के दम पे है अमन की सारी कोशिशें, क्या और कोई रास्ता नहीं सुझाती ज़िंदगी, क्या और कोई रास्ता नहीं सुझाती ज़िंदगी। हर रोज़ कत्ल उगारते हैं मुल्क मज़हब के लिए, हर रोज़ कत्ल उगारते हैं मुल्क मज़हब के लिए, क्या बुरा अगर ज़िंदगी के काम आती ज़िंदगी, क्या बुरा अगर ज़िंदगी के काम आती ज़िंदगी। और एक और गज़ल है, एक वाक़िए की तरह गुज़र कर चला गया, एक वाक़िए की तरह गुज़र कर चला गया, वो आया और मुझ में ठहर कर चला गया। एक वाक़िए की तरह गुज़र कर चला गया, वो आया और मुझ में ठहर कर चला गया। लहरों के लौट जाने की परवाह न थी कभी, लहरों के लौट जाने की परवाह न की कभी, अफसोस जब हुआ कि समंदर चला गया, अफसोस जब हुआ कि समंदर चला गया। कुछ का कहना था कि चलो जान छूटी अब, कुछ का कहना था कि चलो जान छूटी अब, कुछ लोग कह रहे थे मुकद्दर चला गया, कुछ लोग कह रहे थे मुकद्दर चला गया। जेहन में फ़कत याद उसकी बाकी रह गई, जेहन में फ़कत याद उसकी बाकी रह गई, आँखों के सामने से वो मंजर चला गया, आँखों के सामने से वो। दोबारा से मैं सुनाता हूँ कि एक वाक़िए की तरह, एक वाक़िए की तरह गुजर कर चला गया, वो आया और मुझ में ठहर कर चला गया। लहरों के लौट जाने की परवाह न थी कभी, लहरों के लौट जाने की परवाह न थी कभी, अफसोस जब हुआ कि समंदर चला गया। कुछ का कहना था कि चलो जान छूटी अब, कुछ का कहना था कि चलो जान छूटी अब, कुछ लोग कह रहे थे मुकद्दर चला गया। जेहन में फ़कत याद उसकी बाकी रह गई, जेहन में फ़कत याद उसकी बाकी रह गई, आँखों के सामने से वो मंज़र चला गया। उसका होना ज़िंदगी में हौसला तो था, उसका होना ज़िंदगी में हौसला तो था, मगर वो गया तो साथ उसके डर चला गया, मगर वो गया तो साथ उसके डर चला गया। इस इधर मंजिलें तो इधर इंतज़ार करती रह गई, इधर मंजिलें तो इंतज़ार करती रह गई, उधर रास्तों को छोड़कर सफ़र चला गया, उधर रास्तों को छोड़कर सफ़र चला गया। ज़िंदगी और साल का हश्र एक है, ज़िंदगी और साल का हश्र एक है, इतनी बात कह के दिसंबर चला गया। वो आया एक वाक़िए की तरह गुज़र कर चला गया, वो आया और मुझ में ठहर कर चला गया। तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी कविताएं हो गई है। मैं अपनी आखिरी कविता, क्योंकि मैं पहाड़ से हूँ तो पहाड़ से होने का मतलब जो मैंने कविता लिखी है वो सभी जो लोग पहाड़ के रहने वाले हैं उन सभी का प्रतिनिधित्व करती है। पहाड़ से होने का मतलब, चोटी से ऊंची होती है सोच, चोटी से ऊंची होती है सोच, होती है उतरती खाई सी गहराई बातों में। चोटी से ऊंची होती है सोच और होती है उतरती खाई सी गहराई बातों में। हौसला चट्टान होता है, हौसला चट्टान होता है बांझ देवदार के जंगल सा शांत चित्त। दुख के बादल फटने पर, दुख के बादल फटने पर और बहुत कुछ बह जाने के बाद भी होती है ठहर जाने की हिम्मत। दुख के बादल फटने पर और बहुत कुछ बह जाने के बाद भी होती है ठहर जाने की हिम्मत। जज्म करने का जज्बा होता है दावानल को भी, जो जंगल की आग होती है। जज्ब करने का जज्बा होता है दावानल को भी। घाटी गधेरों में बहती अविरल जल धाराओं और नदियों की तरह होता है स्वभाव में
श्रम का स्वच्छ प्रभाव। घाटी गदेरों में बहती अविरल जलधाराओं और नदियों की तरह होता है स्वभाव में श्रम का स्वच्छ प्रभाव। दोनों छोर आसमान जितनी होती है आँखों की चमक, दोनों छोर आसमान जितनी होती है आँखों की चमक। मुस्कुराहट की रंगत बुरास सी होती है हूबहू। बुरास एक फूल होता है पहाड़ में, बहुत सुंदर फूल होता है, बहुत ऊंचाई पर मिलता है। तो मुस्कुराहट की रंगत बुरास सी होती है हूबहू। व्यवहार बुग्यालों की नर्म घास सा होता है। बुग्याल जिसे मिडोस कहते हैं, जो ऊपर पहाड़ों में जहाँ ट्री लाइन ख़त्म होती है उसके बाद। व्यवहार बुग्यालों की नर्म घास सा होता है। सहारा होता है तो जीव प्रत्येक को प्राश्रय देने वाली प्राकृतिक गुफा के जैसा। सहारा होता है तो जीव प्रत्येक को प्राश्रय देने वाली प्राकृतिक गुफा के जैसा। और सुलभ होता है वह प्राणवायु की तरह, और सुलभ होता है वह प्राणवायु की तरह। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद तारांजलि फाउंडेशन की अध्यक्षा शैलजा सिंह को और उनके सभी पदाधिकारियों को कि उन्होंने मुझे मौका दिया। और आप सभी को धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे सुना। थैंक यू, धन्यवाद।